हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम क्ले मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट क्ले मिनरल हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज काओलिन क्ले। इस काओलिन क्ले में भी हम दो तरह के मिनरल्स पढ़ेंगे, काओलिनाइट और दूसरा है हैलोसाइट। काओलिनाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अपना जो ज्यादा ध्यान है वो काओलिनाइट की तरफ ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। काओलिनाइट, जिसको हम 1:1 क्ले मिनरल भी कहते हैं, वो एक सिलिका टेट्राहेड्रन जब एक गिब्साइड के साथ कंबाइन कर जाए तो इसका एक यूनिट बनता है। इसलिए 1:1, क्योंकि एक सिलिका टेट्राहेड्रन एक गिब्साइड के साथ कंबाइन करके इसका एक यूनिट बना, तो 1:1 क्ले मिनरल। एक सिलिका टेट्राहेड्रन एक गिब्साइड के साथ कंबाइन किया और इसका एक यूनिट बना जिसकी थिकनेस है 7 एंगस्ट्रॉम। अब जो ये बेसिक यूनिट्स है ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते रहते हैं और 50 to 2000 नैनोमीटर की लेयर की एक थिकनेस बना लेते हैं, कि थिकनेस की एक लेयर बन जाती है हमारी और 50 to 2000 नैनोमीटर। अब ये तो एक डायरेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि 50 to 2000 नैनोमीटर। जो बाकी दो डायरेक्शंस है इसमें इसकी थिकनेस या लेंथ विड्थ जो भी आप कहना चाहो वो इनडेफिनेटली एक्सटेंड करती है। इनडेफिनेटली मतलब करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। जैसे हम जिसे इनफाइनाइट बोलते हैं ना मैथ्स में, वैसे इनडेफिनेटली का मतलब जिसका एंड ही ना हो। पर क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। हमारा इनडेफिनेट कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली थिकनेस है ना 50 to 2000 नैनोमीटर, जो बाकी दो डायरेक्शन में इसकी थिकनेस लेंथ जो भी होगी वो बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस 50 to 2000 नैनोमीटर। तो हम उसे थियोरेटिकली कह देते हैं इनडेफिनेटली एक्सटेंड करेगी। ठीक है, जैसे 1 करोड़ बहुत ज्यादा एक कंपैरेटिवली, वैसे ही बाकी दो डायरेक्शन में इसकी थिकनेस इनडेफिनेटली एक्सटेंड करेगी। ठीक है, अब जो ये मैंने आपको लेयर्स बताई हैं कि एक दूसरे के ऊपर ये जो बेसिक यूनिट स्टैक करते रहे और 50 to 2000 नैनोमीटर की लेयर बन गई। ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलने जा रहा हूं कि इनकी आपस में जो बॉन्डिंग है ना, दिस इज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ। जो सिलिका टेट्राहेड्रन का ऑक्साइड आयन है, ऑक्सीजन वाला O2 नेगेटिव, वो गिब्साइड शीट का जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH नेगेटिव, उसके साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यही तो चाहिए कि कोई ऑक्सीजन के साथ एक एटम जुड़ा हो, जैसे OH में ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एक ऑक्सीजन आयन हो, राइट। OHO, H बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बना देगा वो, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। इसके डेप्थ में हम +1 +2 मतलब 11th 12th में गए थे। ठीक है, अब बस हमको इतना ही चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अब हमें दोबारा से केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, बस ऊपर से देखनी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ द सिलिका टेट्राहेड्रन शीट एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ द गिब्साइड शीट। बस ये पता हो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट एट आवर लेवल। हमने सिविल इंजीनियरिंग करनी है, हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़नी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड, इसीलिए क्योंकि ये इतना स्ट्रांग बॉन्ड है तो जब पानी इसमें आने की कोशिश करेगा, पानी घुसने की कोशिश करेगा तो अलाउ नहीं करेगा। और पानी के घुसने से ही क्ले मिनरल की स्वेलिंग या श्रिंकेज होती थी। पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रांग बॉन्ड है कि जब पानी इसमें आने की कोशिश कर रहा है, अलाउ ही नहीं कर रहा ये। तो इसलिए इस काओलिनाइट की स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड
परमिट ही नहीं करता वाटर को लैटिस में एंटर होने के लिए, परमिट ही नहीं करता। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि बीच में कुछ आने की कोशिश करेगा। ये ऐसा है कि बहुत ही कुछ टाइट सी जगह हो, बहुत ही टाइट, मान लीजिए इतनी सी जगह हो, इसमें मैं घुसने की कोशिश करूं, इतनी सी जगह, लिटरली इतनी सी जगह हो, मैं इसमें घुसने की कोशिश करूं, घुस पाऊंगा? नहीं घुस पाऊंगा। अगर घुस भी पाऊंगा बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। इसलिए इसकी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज हो जाती है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होती, हो जाती है, पर बहुत कम, बहुत कम स्वेलिंग श्रिंकेज। मतलब इसकी एक्टिविटी बहुत कम होती है। एक्टिविटी यही तो दर्शा रही थी कि हमारे क्ले मिनरल की स्वेलिंग और श्रिंकेज कितनी होगी। पर जब मैंने यही बोल दिया कि इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत कम होगी, तो उसका यह भी तो मतलब हुआ कि इसकी एक्टिविटी बहुत कम होगी। और अगर मैं एक्चुअली आपको वैल्यूज बताऊं कि एक्टिविटी बहुत कम कितनी होगी, इट विल बी अराउंड 0.3 to 0.5, अप्रोक्सीमेटली इतनी इसकी एक्टिविटी होगी। 0.3 to 0.5 बहुत कम, बहुत कम है ये। आपको याद होगा जो 0.75 से कम वाले थे, हमने उनको इनएक्टिव का नाम दिया था। ठीक है, एक्टिविटी जो आईपी बाय परसेंटेज ले करके हमने निकाली थी, फिर हमने ग्राफ बनाया था, राइट। आगे सर, आगे आपको याद, तो वो इनएक्टिव वाली इसमें स्टेज में या इनएक्टिव वाली कैटेगरी में हम काउलिनेट को इसलिए रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस पे चार्ज कितना होगा काउलिनेट पे, तो वो कैसे निकालेंगे? सिंपल, सिलिका टेट्राहेड्रन पे कितना होगा ये हमने निकाला हुआ, एक यूनिट को देख लेते हैं। सिलिका टेट्राहेड्रन पे कितना होगा निकाला हुआ हमने, कितना होगा? -1। जो गिब्साइट है इस पे भी निकाला हुआ है, कितना होगा? +1। इस पे भी निकाला -1, इस पे भी निकाला +1। -1 और +1 क्या बन गया? 0। मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिनरल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो ये काउलिनाइट है, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिनरल, राइट। पर हमेशा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता, कभी कभी ऐसा हो जाता है इसमें कि पानी की प्रेजेंस में जब पानी हद से ज्यादा हम डाल दें, जैसे हमने जब टेस्ट किए थे, आपको याद होगा डिस्पर्जन टेस्ट हमने किया था कि एक स्पून ले लो सॉइल का, उसको पानी में ग्लास ऑफ वाटर में आप उस स्पून को डाल के सॉइल को, स्पून ऑफ सॉइल को आपने उस ग्लास ऑफ वाटर में डाल दिया। अब उसको आपने स्टिर किया, अब देखा कि सॉइल सेटल हो रहा है या नहीं, उसके बेसिस पे हमने देखा था कि ये सिल्ट होगा या क्ले होगा, राइट। वैसे मतलब अगर एक्सेस में पानी हो जाए फिर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता, ठीक है ना। अब आपने एक्सेस में पानी डाल दिया, तो जब एक्सेस में ही पानी, यार एक गिलास पानी में 1 स्पून सॉइल डाल रहे हो आप, कितना पानी हो गया फिर? बेचारा सॉइल इतना, पानी इतना, बहुत ज्यादा पानी हो गया ना। तो जब पानी एक हद से ज्यादा हो जाए तब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता, तो हम इसे कह देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट डज नॉट रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अगर ये नहीं है तो उसका ये मतलब हुआ कि इस पे कोई चार्ज होगा। कौन सा चार्ज, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये कैसे डिसाइड करें, ये कैसे देखें हम? वो हम ऐसे देखते हैं कि हमने ऑब्जर्व किया जब पानी आता है ना इसमें काउलिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या होता है कि जो इसके ऑक्साइड आयंस है काउलिनेट के, ऑक्साइड आयंस कहां से आए? सिलिका टेट्राहेड्रन में है ऑक्साइड आयंस, आपको पता ही है। तो वो ऑक्साइड आयंस दे गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्साइड आयंस पानी के मॉलिक्यूल से गिर जाते हैं, राइट, गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो गए, तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होते हैं तो जो ये ऑक्साइड आयंस है ये क्ले की सरफेस पे आ जाते हैं, हाइड्रेटेड, जो ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड आयंस बन गए। पानी ने सराउंड कर लिया, पानी ने उसको घेर लिया, तो ये हाइड्रेट हो गए ऑक्साइड आयंस। ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड आयंस, O2 नेगेटिव आयंस क्ले मिनरल की सरफेस पे आ जाते हैं। किस क्ले मिनरल की? काउलिनेट की। इसकी सरफेस पे आ जाते हैं
और जब इसकी सरफेस पे आ जाते हैं तो ओवरऑल चार्ज हमारे क्ले मिनरल का जो सरफेस पे अपीयर होगा वो क्या होगा, वही जो ऑक्सीजन का है, क्या, नेगेटिव चार्ज। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आर काउलिनेट मिनरल विल शो अ नेगेटिव चार्ज, जो सरफेस पे दिखने लग जाता है हमको। सरफेस पे ऑक्साइड आयंस आ गए ना, वो जो सरफेस पे ऑक्साइड आयंस दिखने लग गए हमको, ऑफ कोर्स आंखों से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिखेंगी, वो ऐसा लगने लग जाता है और ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि नेगेटिवली चार्ज है। तो हम इसे कह देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर काउलिनाइट शोज अ नेगेटिव चार्ज, जिसे हम सरफेस चार्ज या सरफेस पोटेंशियल भी कह देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये चार्ज मेनली सरफेस पे लग रहा है, राइट। इसीलिए जो हमने पढ़ा था ना कि जो क्ले होगी, जब इसका ओवन ड्राइड सैंपल ऑफ सॉइल हम डालेंगे पानी में और स्टिर करेंगे तो क्ले डिस्पर्स कर जाएगी, नीचे नहीं बैठेगी, सेटल नहीं करेगी, डिस्पर्स कर जाएगी। तो इसका यही कारण है, हमने पढ़ा था। अब मैं सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा हूं, इसलिए आप जो पिछले लेक्चर देखे हुए हैं ध्यान से, वो अब यहां काम आएंगे। हमने पढ़ा था कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सेटलिंग करते, ठीक है ना, उन पे जैसे जैसे हम बड़े साइज से छोटे साइज पे आ रहे थे, तो हमने यही तो बात की थी कि जैसे जैसे बड़े से छोटे पे आएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे हम आते रहेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि ये चार्ज हो गया, तो चार्ज होने की वजह से ये आपस में रिपल्शन क्रिएट करते हैं, आपस में रिपल्शन क्रिएट करते हैं, तो सेटल होने की बजाय ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे इतनी नहीं लगती, क्योंकि वैसे इसका साइज कम है, ऊपर से चार्ज हो गया, चार्ज है तो ये आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो अगर सेटल होने लगे तो इकट्ठे भी होंगे। अब इकट्ठे हो नहीं रहे क्योंकि चार्ज है, चार्ज है तो ये रिपेल कर रहे हैं, तो मतलब डिस्पर्स होने लग जाएंगे, सेटल नहीं करेंगे, क्योंकि सेटल करने लगे तो इकट्ठे हो गए, पर इकट्ठे हो नहीं सकते क्योंकि इक्वली चार्ज है, इक्वली चार्ज रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज होते तभी अट्रैक्ट करते हैं, पर अब ये रिपेल करेंगे, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं तो डिस्पर्स हो रहे हैं, फैल रहे हैं हमारे पानी के गिलास में, सेटल नहीं हो रहे। तो ये मतलब इसके जो सरफेस चार्ज या सरफेस पोटेंशियल है, यही रिस्पॉन्सिबल है इस काउलिनाइट की जो डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ये शो करता है उसके लिए, राइट। तो विद दिस वी आर डन विद काउलिनाइट मिनरल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिनरल जो कि काउलिन कैटेगरी से ही है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी हम उसको थोड़ा सा कवर करके फिर इस काउलिन क्ले की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट मिनरल हैलोसाइट, उसको डिस्कस करते हैं। अब जो ये हैलोसाइट है ये भी एक 1:1 क्ले मिनरल ही है, मतलब ये भी एक सिलिका टेट्राहेड्रन जब एक गिब्साइट शीट के साथ कंबाइन कर जाता है तभी ये बनता है, पर ये काउलिनाइट से डिफरेंट है। इसमें जो ये बेसिक यूनिट्स हैं इनमें आपस में बॉन्डिंग वाटर बॉन्डिंग से होती है, पानी से, तो इसलिए ये एक वीक होता है, राइट, दिस इज वीक इन नेचर। ये जो ये इसकी एक्टिविटी इसलिए जो इसकी होगी दिस विल बी मोर। इसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल ये ऐसा कोई मिनरल नहीं है कि पानी बिल्कुल ये आसानी से घुस जाएगा और ज्यादा स्वेलिंग श्रिंकेज कर जाएगा, वो इसकी थोड़ी केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर जब हम जाएंगे तब इन टेक्निकलिटीज का हमें पता चलेगा। पर जैसे मैंने आपको बताया हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हमें बस ये चीजें ऊपर से देख लेनी है। पानी जब इसके अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी डिटेल हमको काउलिनाइट की देखनी थी, वो हमने देख ली। अब इससे जो अगला मिनरल पढ़ेंगे मोंटमोरिलोनाइट, उसका देखेंगे हम। इसका बस हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे काउलिनाइट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहां पर वाटर बॉन्डिंग है, ठीक है। और जो इसमें एक डिफरेंशिएटिंग बात है बाकी क्ले मिनरल से वो ये है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दैट आर ट्यूबुलर और रॉड लाइक। ट्यूबुलर रॉड लाइक मतलब इलोंगेटेड, जिनको हम बोल के आए हैं, जैसे ये मार्कर, ठीक है, नीडल होती है जैसे, वैसे कि एक साइड
काफी बड़ी है बाकी साइड से। जैसे ये मार्कर है, इसकी लेंथ काफी बड़ी है कंपेयर टू इट्स अदर डायमेंशंस। उन्हें हम ट्यूबुलर या रॉड लाइक कहते हैं, क्योंकि ये रॉड जो डंडा होता है ये भी ऐसा होता है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है डंडे की कंपेयर टू इट्स अदर डायमेंशंस, अदर टू डायमेंशंस। ठीक है, इसलिए उसे रॉड लाइक भी कह देते हैं। ट्यूबुलर जैसे हमारी ट्यूब होती है, ट्यूब जो जलती है ना हमारे घर पे, राइट। अब कईयों के घर पे होंगी, कईयों के घर पे नहीं होंगी, क्योंकि जो पुराने घर थे तब तो होती थी, अब जैसे नए घर हैं उनमें इसका कम इस्तेमाल किया जाता है। पर जो फिर भी आप रिलेट तो कर ही पा रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं अब तो डेफिनेटली आपने देखी होगी, ठीक है, कहीं कॉलेज में या कहीं पर भी जो ट्यूब जलती है वो भी एक साइड लंबी होती है कंपेयर टू इट्स अदर टू डायमेंशंस। तो ट्यूबुलर और रॉड लाइक, कौन सा? हैलोसाइट। इसकी शेप होती है ट्यूबुलर या रॉड लाइक। जो बाकी के मिनरल्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्लेकी होंगे। फ्लेकी जैसे मैंने आपको बताया था, ये कॉपी है कि इसकी टू डायमेंशन शेप ज्यादा है, जो इसकी थर्ड डायमेंशन है वो बहुत छोटी है कंपेयर्ड टू इट्स अदर टू डायमेंशंस। उन्हें हम फ्लेकी पार्टिकल्स कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता होता हूँ, फिर से मैं वो बात रिपीट कर दूं कि अगर कोई नया स्टूडेंट्स है तो, कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन जो पूरी तरह थियोरेटिकल नेचर की है, वो जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ उसमें होगी। ठीक है, तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको सेव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड करके उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया, बस हैलोसाइट के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत लोग हैं जो हैलोसाइट को पढ़ाते नहीं है, ज्यादातर लोग नहीं पढ़ाते। मैंने बस हैलोसाइट को थोड़ा सा पढ़ाया आपको, और जितना इंपॉर्टेंट था, जो मैक्सिमम पूछा जा सकता है, वो मैंने कवर कर लिया है हैलोसाइट का। ठीक है, अब हम जो हमने काउलिन क्ले पढ़ी है, जिसका हमने काउलिनाइट और हैलोसाइट ये दो क्ले मिनरल्स जिसमें हमने पढ़ लिए, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एडवांटेजेस वैसे तो काउलिन क्ले के इन जनरल है, पर क्योंकि ज्यादातर काउलिनाइट के बारे में पढ़ाया जाता है, तो हो सकता है कि काउलिन क्ले ना कह के ये जो एडवांटेजेस हैं आपको काउलिनाइट के एडवांटेजेस के फॉर्म में आ जाए, तब भी आपको उनको सही ही टिक करके आना है। ठीक है, अब जो मैं आपको जैसे बता रहा हूं काउलिन क्ले, इसके एडवांटेजेस क्या है। जो इसका फर्स्ट एडवांटेज वो ये है कि चाइना वेयर के जो हमारे बर्तन होते हैं ना, चाइना वेयर के बर्तन, राइट, आपने देखे होंगे हमारे घर में होते हैं चाइना वेयर के बर्तन, वो इसी से बनते हैं, काउलिन क्ले से। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई आयरन का हो, राइट, कोई आयरन का हमारा कोई वेसल हो, आयरन का कोई बर्तन हो हमारा, उसमें या कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें आयरन का जोड़ लगा हो, कनेक्ट करने के लिए कुछ आयरन का कुछ यूज किया हो, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जंग लग सकती है आयरन को, और फिर जंग लग के उसका कलर खराब हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज खराब हो जाती है, ये आपको पता है। इसमें जो चाइना वेयर के बर्तन होते हैं, इसमें आयरन का कहीं यूज नहीं होता। तो जो ये चाइना वेयर के बर्तन बनते हैं, जो काउलिन क्ले को इस्तेमाल करके बनते हैं, वो बहुत चल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला एडवांटेज हो गया कि चाइना वेयर के बर्तन को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है कौन सी? काउलिन क्ले। इसका दूसरा एडवांटेज है कि जो ये काउलिन क्ले है, ये एंटी डायरियल मेडिसिन में यूज की जाती है। एंटी डायरियल मेडिसिन मतलब वो दवाइयां जो लूज मोशन को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्यों? उसमें क्यों? क्योंकि ये जब हम इसे लेते हैं, तब ये जब हमारी इंटेस्टाइन में जाती है, पेट में जो इंटेस्टाइन है उसमें जाती है, तो ये वहां से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को सोख लेती है। लूज मोशन में क्या होता है? पानी कंटेंट ज्यादा होता है ना, हमारे जो मोशंस होते हैं उसमें पानी ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसने हमारी इंटेस्टाइन में जाके पानी को सोख लिया, तो मोशंस को रेगुलर कर देगी, राइट। तो इसलिए दिस इज आल्सो यूज्ड इन एंटी डायरियल मेडिसिन,
बिकॉज इट एक्ट्स एज एन इंटेस्टाइनल एब्जॉर्बेंट इन आर एंटीडायरियल मेडिसिन। ठीक है, तो ये दो एडवांटेजेस हैं काउलिन क्लिक के, जो मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिनरल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल, मोंटमोरिलोनाइट। अब जो ये मोंटमोरिलोनाइट है, मोंटमोरिलोनाइट, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्मेक्टाइट ग्रुप ऑफ क्ले मिनरल्स। जो हमने पढ़ा था ना कि काउलिनाइट काउलिन का हिस्सा है और हेलोसाइट भी काउलिन का हिस्सा था। काउलिन में दो आ रहे थे, काउलिनाइट और हेलोसाइट। वैसे ही एक जो क्ले मिनरल्स ग्रुप है स्मेक्टाइट, उसका एक पार्ट है मोंटमोरिलोनाइट। हमें इस पे ही ध्यान देना है, मोंटमोरिलोनाइट की तरफ। जो इसके दूसरे क्ले मिनरल्स होंगे उसकी तरफ हमें कोई ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ मोंटमोरिलोनाइट से फर्क पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लैक कॉटन सॉइल जो कि हमारे इंडिया में काफी पाई जाती है, उसमें ये पाया जाता है। इसीलिए अब इसके बारे में एक बहुत ही फैंटास्टिक बात अगर मैं आपको बताऊं, वो ये है कि जैसे वहां पे काउलिनाइट में 1:1 क्ले मिनरल बन रहा था क्योंकि एक सिलिका टेट्राहेड्रल एक गिब्साइट के साथ मिल रहा था, वैसे ये 2:1 क्ले मिनरल है क्योंकि इसमें दो सिलिका टेट्राहेड्रल के यूनिट्स एक गिब्साइट शीट के साथ कंबाइन करके इस मिनरल का एक यूनिट बनता है। देखिए, एक गिब्साइट का यूनिट दो सिलिका टेट्राहेड्रल से कंबाइन कर रहा है। इट इज सैंडविच्ड, a gibbsite sheet is sandwiched between two silica tetrahedral sheets to form a unit of montmorillonite. सैंडविच है ये, सैंडविच, हाँ, जैसे हम सैंडविच तैयार करते हैं अपना, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड, बीच में कोई ना कोई सामान डाल देते हैं, वैसे इसमें ऊपर सिलिका टेट्राहेड्रल नीचे सिलिका टेट्राहेड्रल बीच में गिब्साइट डाल दी, बन गया मोंटमोरिलोनाइट। सिंपल। अब जैसे वहां पे एक सिलिका टेट्राहेड्रल एक गिब्साइट के साथ मिल रहा था और 7 एंगस्ट्रॉम थिकनेस का एक यूनिट बना रहा था, वैसे ही इसमें 9.6 एंगस्ट्रॉम का एक यूनिट है। जो एक गिब्साइट शीट दो सिलिका टेट्राहेड्रल शीट्स के बीच में सैंडविच हो गई, उसका एक यूनिट 9.6 एंगस्ट्रॉम का बन रहा है। और जो ये बेसिक यूनिट्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाएंगे। स्टैक होते 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 ये 3 नैनोमीटर थिकनेस की एक लेयर बना लेंगे। अब जैसे वहां पे था कि दूसरी दोनों डायमेंशन में इनडेफिनिटली एक्सटेंड करेगा, वैसे यहां पर भी है। और उसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मतलब मैंने आपको काउलिनेट में समझा दिया था कि उसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मतलब क्या होगा। ठीक है, अब एक सवाल बनता है कि वहां पे तो 7 एंगस्ट्रॉम थिकनेस की लेयर्स थी, एक जो यूनिट था उसकी जो थिकनेस थी वो 7 एंगस्ट्रॉम की थी। अब जब वो एक दूसरे के ऊपर कंबाइन हो गए थे, स्टैक हो गए थे, तो जो लेयर की थिकनेस थी वो बनी थी 50 to 2000 नैनोमीटर। यहां पे 7 एंगस्ट्रॉम की जगह 9.6 एंगस्ट्रॉम का यूनिट है, और ये जब एक दूसरे के साथ स्टैक हुए तो सिर्फ 3 नैनोमीटर थिकनेस की लेयर, वहां पे 50 to 2000 नैनोमीटर, यहां पे 3 नैनोमीटर, जबकि यहां पे 9.6 एंगस्ट्रॉम थिकनेस का एक यूनिट बन रहा है जो वहां पे 7 एंगस्ट्रॉम का था। तो फिर क्यों 3 नैनोमीटर थिकनेस की ये बनी, थिकनेस की लेयर बनी? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें वाटर बॉन्ड्स हैं, जिसे हम वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस का नाम दे के आए थे जब हमने सेकेंडरी फोर्सेस पढ़ी थी। राइट, आ गए याद? जिसको वॉन्डरवॉल फोर्सेस का नाम दिया था, जो कि वाटर की वजह से होती है। ये हमने पढ़ा था बहुत ही वीक होती है, बहुत ही वीक। क्योंकि ये बहुत ही वीक होती है इसलिए ये काफी यूनिट्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं कर पाती। जितना काउलिनाइट ने किया था उतना नहीं कर पाती, उससे बहुत कम कर पाती है। इसीलिए इसकी थिकनेस, लेयर की थिकनेस सिर्फ 3 नैनोमीटर तक ही रह जाती है। वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड था काउलिनाइट में, यहां पे वाटर बॉन्ड है।
वो स्ट्रॉन्ग था, ये वीक है, इसीलिए इस लेयर की थिकनेस 3 नैनोमीटर तक ही रुक गई, राइट। अब जो ये वाटर है ना, जो केमिकली कंबाइन किया हुआ है हमारे क्रिस्टल लैटिस के साथ, देख पा रहे हो आप, केमिकली कंबाइंड है ये बॉन्ड क्रिएट कर रहा है दो यूनिट्स के साथ। अब ये वाटर जो केमिकली कंबाइंड है ना हमारे क्रिस्टल लैटिस के साथ, हम इस वाटर को कहते हैं स्ट्रक्चरल वाटर। वो वाटर जो स्ट्रक्चर का पार्ट ही हो, उस वाटर को कहते हैं स्ट्रक्चरल वाटर। अब जो हमारी नॉर्मल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज है उसमें इस वाटर को हम ना तो निकाल सकते हैं और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम, ये हम स्ट्रक्चर का पार्ट ही मानते हैं। जैसे हमने इस यूनिट को जो एक गिब्साइड शीट दो सिलिका टेट्राहेड्रल के बीच में सैंडविच की हुई है, इसको माना हुआ है ये तो स्ट्रक्चर का पार्ट ही है, स्ट्रक्चर ही है ये क्यों वाटर होगी, ये तो स्ट्रक्चर ही है, ये ही तो है जो हम क्ले मिनरल की बात कर रहे हैं, ये इसकी वजह से ही तो है क्ले मिनरल, ये तो हम मान के बैठे हैं कि ये तो होगा ही होगा। वैसे ही इस वाटर को भी हम मान के चलते हैं, या दैट्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल वाटर। क्योंकि हमारी जो नॉर्मल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज हैं, जो नॉर्मल मौसम है उसमें जो डिफरेंसेस पड़ते हैं उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाटर पे जो यूनिट्स को एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए हम जब ओवन ड्राइंग मेथड से जब अपना वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर रहे थे, तब हमने एक अपर लिमिट सेट कर दी थी कि 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किसी भी हाल में आपका टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। किया था ना हमने, इसी कारण से था, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने इससे ऊपर टेम्परेचर अपना कर दिया जल्दी सुखाने के कारण, ये सोच के कि चलो 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 जल्दी हम अपना वाटर कंटेंट डिटरमिन कर लेंगे, जल्दी सॉइल को सुखा दो, वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो। आपने उस चक्कर में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया और ये जो स्ट्रक्चरल वाटर है, जो स्ट्रक्चर का पार्ट था, वो स्ट्रक्चर से निकल गया और वाटर कंटेंट का हिस्सा बन के आ रहा है। जब इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में साइड पे कुछ करोगे तब तो ये उसका हिस्सा नहीं बन के आएगा, तब तो हम ये सोच के करेंगे, जो भी करेंगे हम ये सोच के करेंगे कि यार ये तो वाटर इसका हिस्सा ही है, हम बाहर से जो वाटर अप्लाई कर रहे हैं या मौसम में जो चेंजेस हो रहे हैं वो बाहर से जो अप्लाई किया है वो ही तो है, उसमें तो चेंजेस आएंगे, इसमें थोड़ा ना कोई चेंजेस आने हैं। पर जब आपने लैब में टेस्ट किया तो आपने इसको भी इंक्लूड कर लिया, लैब और फील्ड में डिफरेंसेस पैदा हो गए, तो इसका क्या फायदा हुआ? आपने फील्ड की कंडीशंस को सिमुलेट करना लैब में, इसीलिए ओवन ड्राइंग मेथड में हम एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इससे ऊपर टेम्परेचर ना लेके जाइए ताकि स्ट्रक्चरल वाटर ना आ जाए उसमें, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल वाटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ वाटर कंटेंट जो हम डिटरमिन करते हैं बाय ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है, ये कारण था उसका। अब हम उसके भी डेप्थ में चले गए, राइट। तो ये स्ट्रक्चरल वाटर हम नहीं करते जैसे मैंने आपको बताया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि क्योंकि इसकी जो लेयर की थिकनेस होती है 3 नैनोमीटर कम होती है, तो लेयर्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं तब भी जो मिनरल की थिकनेस आ जाती है ना, एक ग्रेन की थिकनेस आ जाती है इस क्ले मिनरल की जिसमें मोंटमोरलाइट हो, उसकी एक ग्रेन की जो थिकनेस होती है ना वो भी बहुत कम होती है, बहुत कम, साइज इसका बहुत कम होता है, एक ग्रेन का बहुत कम साइज होने की वजह से इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया वो क्या होता है? वो होता है सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जो ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया मैं आपको बता रहा हूं जो कि सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रेन। जितना साइज ऑफ द ग्रेन छोटा उतना स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा।
और जो बड़ा साइज होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा। ग्रेवल का बहुत कम होता है, साइज बड़ा है ग्रेन का, सैंड का छोटा होता है तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सिल्ट का उससे भी ज्यादा, क्ले का उससे भी ज्यादा। क्ले में भी अगर काउलिनाइट और मोंटमोरिलोनाइट को कंपेयर करोगे तो मोंटमोरिलोनाइट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो मैंने यहां पे लिखा है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसको SSA से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है स्पेसिफिक सरफेस एरिया की SSA से। मैंने शॉर्ट फॉर्म में जगह के कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए, आपको अच्छे से समझाने को ध्यान में रखते हुए इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द क्ले मिनरल। ठीक है, ऑफ द क्ले मिनरल या इन जनरल साइज ऑफ द ग्रेन, ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया की टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। इसका आगे हम जिक्र करेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे हम। उसमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो कि सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसका आगे यूज करेंगे। ठीक है, इसका याद रखना, और ये भी याद रखना कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द ग्रेन होता है। राइट, नो इंडिविजुअल ग्रेन का जो साइज है उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात आगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया की हमने बात कर ली। अब इसकी मैं और एक बात को बताऊं, जो ये मोंटमोरिलोनाइट होता है, इसमें हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था ना आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन, उसका बहुत बड़ा रोल आता है। काफी आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होती है इसमें। जो सिलिका टेट्राहेड्रल है उसका जो सिलिका है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम आयन, सिलिकॉन आयन गेट्स रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम आयन, पर वो बहुत कम होता है। ज्यादा जो आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन है ना वो होती है गिब्साइट शीट में। इस जो गिब्साइट शीट का एल्यूमिनियम आयन है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय मैग्नीशियम आयन और फेरस आयन, उससे रिप्लेस हो जाता है। ये आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, तकरीबन 30% हो जाती है टोटल। और ये जो ये 30% आपको मैं बता रहा हूं, ये ज्यादातर उसमें गिब्साइट में ही होती है। मोंटमोरिलोनाइट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, सिर्फ गिब्साइट में ही होती है। सिलिका टेट्राहेड्रल में होती है सिलिकॉन आयन बाय एल्यूमिनियम आयन, पर वो बहुत कम, ज्यादातर इसमें होती है गिब्साइट शीट में। दोबारा बता दूं, मोंटमोरिलोनाइट की बात कर रहा हूं मैं। अलग अलग क्ले मिनरल्स में अलग अलग तरह की आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलती है। जब हम मोंटमोरिलोनाइट की बात करते हैं तब गिब्साइट में ज्यादा आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलती है, तकरीबन 30%, जैसे मैं आपको बता रहा हूं आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। अब इस आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन के होने की वजह से हमने पढ़ा था कि एक लार्ज नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हमारे क्ले मिनरल के ऊपर। ठीक है, अब जो ये लार्ज नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये बैलेंस होगा किसी कैटायन से, क्योंकि माइनस तो किसी पॉजिटिव से ही बैलेंस होगा, पॉजिटिव मतलब कैटायन, तो नेगेटिव चार्ज विल बी बैलेंस्ड बाय सम कैटायन। ये भी हमने पढ़ा था, बस अब उसको रिविजिट कर रहे हैं। अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली जहां पे होता है उसको देख रहे हैं। बाय कैटायन जो लार्ज नेगेटिव चार्ज इस पे बन गया, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से लार्ज नेट नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे क्ले मिनरल के ऊपर, दैट हैज टू बी बैलेंस्ड बाय ए कैटायन। अब इसमें मोंटमोरिलोनाइट के केस में वो कैटायन होता है सोडियम या कैल्शियम। अगर सोडियम हो तो हम हमारे मोंटमोरिलोनाइट को सोडियम मोंटमोरिलोनाइट कह देते हैं। अगर सोडियम ने उस बैलेंसिंग का काम किया है, जो नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होगी थी उसको बैलेंस करने का काम अगर सोडियम ने किया है, देन इट इज सोडियम मोंटमोरिलोनाइट। पर अगर वो ही कैल्शियम ने काम किया तो हम हमारे मोंटमोरिलोनाइट को कैल्शियम मोंटमोरिलोनाइट का नाम दे देंगे। अब ये हमने पढ़ा था दैट सोडियम मोंटमोरिलोनाइट इज मोर एक्टिव देन कैल्शियम मोंटमोरिलोनाइट। उसकी एक्टिविटी सोडियम मोंटमोरिलोनाइट की थी 4 to 7, कैल्शियम की थी 1.5 अप्रोक्सीमेट। अगर ओवरऑल एक्टिविटी हम इसकी देखें देन इट वेरीड फ्रॉम 1 to 7। मोंटमोरिलोनाइट की अगर जनरल एक्टिविटी की हम बात करें तो ये 1 to 7 की रेंज में लाई करता है। इसमें जनरली अगर हम बोल दें, और 1 to 7 भी 1
के नजदीक बहुत कम होता है। ज्यादातर जो, जैसे मैंने आपको बताया, कैल्शियम मोंटमोनाइट जो होता है 1.5 और सोडियम मोंटमोनाइट 4 to 7। हमने पढ़ा था अगर एक्टिविटी 1.25 से ज्यादा हो जाए तो हम उसको एक्टिव की रेंज में गिनेंगे। इसीलिए मोंटमोनाइट को हाईली एक्टिव क्ले मिनरल का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो ये वाटर बॉन्ड है ना, ये बहुत वीक होता है। क्योंकि ये बहुत वीक होता है, ये जब हम इसमें पानी डालने की कोशिश करेंगे ना, तो इसकी लेयर्स में आसानी से पानी आ जाएगा। इसीलिए तो ये जो क्ले मिनरल है मोंटमोनाइट, ये बहुत ही स्वेल और श्रिंक कर जाता है। हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज देखने को मिलती है इस मोंटमोनाइट में, क्योंकि वाटर बॉन्ड वीक है। ये वीक है तो इट गेट्स इजीली डिस्प्लेस्ड, तो इसमें पानी आसानी से आ जाता है। पानी आसानी से आ जाता है तो इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज काफी ज्यादा हो जाती है। और स्वेलिंग और श्रिंकेज अगर ज्यादा हो तो हम उसी को एक्टिविटी का नाम दे रहे थे। एक्टिविटी क्या बता रही थी कि स्वेलिंग और श्रिंकेज हमारे सॉइल की कितनी है, वो ही तो एक्टिविटी बता रही थी। अब अगर स्वेलिंग और श्रिंकेज किसी भी वजह से ज्यादा है तो एक्टिविटी ज्यादा होगी। किस वजह से ज्यादा है ये मैंने आपको समझा दिया। वाटर बॉन्ड वीक है तो आसानी से पानी इसको डिस्प्लेस करके इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज करा देता है, राइट। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें गिब्साइट शीट है ना, ये दो सिलिका टेट्राहेड्रल शीट्स के बीच में सैंडविच है। या ऐसे ना होके आप इसको डायरेक्टली ऐसे देख लो कि एक गिब्साइट शीट है, दो सिलिका टेट्राहेड्रल की शीट्स है, एक यूनिट बन रहा है, राइट। अब इस एक यूनिट को बनने में जो दो सिलिका टेट्राहेड्रल शीट्स की है जो है, उन पे चार्ज कितना है, -1। हम देख रहे हैं कि इस पे चार्ज कितना होगा। काओलिनाइट को हमने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल दिया था, हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट मे शो नेगेटिव चार्ज। काओलिनाइट, मोंटमोनाइट का चार्ज की देखने की हम बात कर रहे हैं कि इस पे कितना चार्ज होगा। दो सिलिका टेट्राहेड्रल शीट्स, -1 चार्ज उस पे, ठीक है। गिब्साइट का एक ही शीट, उस पे +1 चार्ज है, तो -1 की 2 होगी तो -2। गिब्साइट पे +1 है तो -2 + 1 कितना हो गया, -1। अब जो ये -1 का चार्ज है, ये हमारे मोंटमोनाइट को क्या बताता है, दैट दिस इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज होता है ये। दिस इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मोंटमोनाइट। क्योंकि इस पे आप देख पा रहे हो -2। अगर मैं इसकी चार्ज की बात करूं, अगर मैं चार्ज की बात करूं, इसकी चार्ज की बात करूं, तो एक सिलिका टेट्राहेड्रल -1, दूसरा -1 और -1 -1 -2 हो गया। गिब्साइट +1 तो -1, दिस मीन्स दैट दिस इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। काओलिनाइट था, वो था दिस इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। अब जो भी मैंने आपको थ्योरी बोली है ना, बताई है, जो भी थ्योरी बताई, ये सभी जो आपको पीडीएफ में आपको देता हूं डिस्क्रिप्शन में, उसमें होगी, राइट। तो ये हमारा मोंटमोनाइट कवर कर देता है। पर अब हम कुछ सॉइल्स की बात कर लें जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। कौन से, एलुवियल सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल और बेंटोनेट सॉइल। ये सॉइल हमने ऑलरेडी पढ़ ली है और मैंने आपको बताया था कि किसमें मोंटमोनाइट ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, और उसी हिसाब से किसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज कम या ज्यादा होगी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। पर फिर भी अब क्योंकि हम मोंटमोनाइट को डिटेल में पढ़ चुके हैं तो मैं उसको दोबारा रिविजिट करूंगा, दोबारा बताऊंगा। ब्लैक कॉटन सॉइल, उसमें मोंटमोनाइट अच्छा खासा होता है, तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज उसकी बहुत ज्यादा। बेंटोनेट सॉइल उससे भी ज्यादा, ब्लैक कॉटन सॉइल से भी ज्यादा होता है, तो उसकी तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बहुत ही ज्यादा होती है बेंटोनेट सॉइल की, क्योंकि मोंटमोनाइट सॉइल उसमें बहुत ज्यादा होता है बेंटोनेट सॉइल में। फिर अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें, उसमें मोंटमोनाइट काफी कम होता है। वैसे तो उसमें सैंड और सिल्ट भी आ गई साथ में, उसकी ऑल्टरनेट लेयर्स होती हैं, सैंड सिल्ट क्ले, सैंड सिल्ट क्ले। तो उसकी वजह से ना हमारे एलुवियल सॉइल में मोंटमोनाइट काफी कम पाया जाता है, मोंटमोनाइट काफी कम पाया जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल के कंपैरेटिवली। इसलिए एलुवियल सॉइल की स्वेलिंग और श्रिंकेज
काफी कम होती है, ठीक है, होती है काफी होती है। सैंडी सॉइल के कंपेरेटिवली देखोगे तो काफी लगेगी आपको, पर अब मैं अगर ब्लैक कॉटन सॉइल के साथ कंपेयर करूं तो काफी कम होती है, राइट। अब ये जो अब हमने मोंटमोनाइट पढ़ लिया ना, ये अब हमारा एक बेस तैयार हो गया जिसके ऊपर हम इलाइट को पढ़ सकते हैं। इट इज सिंपलर, इलाइट को पढ़ना एक सिंपलर है मोंटमोनाइट से, क्योंकि हमने मोंटमोनाइट को पढ़ लिया इसलिए, ठीक है। पर ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी क्ले मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, पर ज्यादा जो बात की जाती है वो इसकी की जाती है मोंटमोरिलोनाइट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जो इससे अगले वाला हम बात करने जा रहे हैं लाइट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी क्ले मिनरल की, जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है। मेनली काउलिन क्लो को पढ़ लिया, काउलिन क्ले में भी हमने जो अपना ज्यादा ध्यान है वो काउलिनाइट पे दिया था, काउलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट। अब हम पढ़ेंगे एलाइट को। अब जो आखिरी क्ले मिनरल हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एलाइट। ये एलाइट हमको लेटराइट सॉइल में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, इसमें भी जैसे गिब्साइट शीट मोंटमोरिलोनाइट में सैंडविच थी बिटवीन टू सिलिका टेट्राहेड्रल्स, इसमें भी वैसे होती है। ये भी एक 2:1 क्ले मिनरल है एलाइट, पर इसमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या, कि इन शीट्स को आपस में बांधने का काम वाटर नहीं करता, क्या करता है, पोटेशियम आयन के पॉजिटिव। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें भी आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा हो जाती है, 20 to 25%। पर इसमें आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन सिलिका टेट्राहेड्रल में होती है। सिलिका टेट्राहेड्रल में जो सिलिकॉन आयन है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम आयन। अब एक नेट नेगेटिव चार्ज आ गया, ये जो नेट नेगेटिव चार्ज है दिस विल बी बैलेंस्ड बाय पोटेशियम आयन। ये पोटेशियम आयन से बैलेंस होता है, के पॉजिटिव आयन, के पॉजिटिव आयन। और जो ये के पॉजिटिव आयन है ये उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने का काम भी करता है और इन यूनिट्स को आपस में बांधने का काम भी करता है, बॉन्ड करने का काम भी करता है, ये के पॉजिटिव आयन, राइट। तो ये के पॉजिटिव आयन की वजह से इनमें आपस में बॉन्डिंग होती है। पर इसमें एक भी ट्विस्ट है, वो क्या, कि जो ये के पॉजिटिव है इसकी जो पकड़ है ना, इसकी जो बॉन्डिंग है, दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाटर बॉन्ड। कि ये इतना ताकतवर होता है कि वाटर बॉन्ड से ताकतवर हो, बट इट इज वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमीडिएट होता है ये, इसकी जो बॉन्डिंग है, इसकी जो बॉन्डिंग कैपेबिलिटी है, दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाटर बॉन्ड। इसीलिए इस एलाइट की जो प्रॉपर्टीज है वो इंटरमीडिएट फाउंड हमें मिलती है, दोज आर फाउंड इंटरमीडिएट। इलाइट की प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज इलाइट की हैं दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन काउलिनाइट एंड मोंटमोरिलोनाइट। जो भी काउलिनाइट और मोंटमोरिलोनाइट की प्रॉपर्टीज हैं उसके कहीं बीच में इलाइट की प्रॉपर्टीज लाई करती हैं। जैसे काउलिनाइट की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जब स्टैक हुई थी तो 50 to 2000 नैनोमीटर की टोटल थिकनेस ऑफ लेयर बन गई थी। मोंटमोरिलोनाइट के केस में 3 नैनोमीटर तक की रह गई थी, इसके कहीं बीच में 30 नैनोमीटर रह जाती है। और अगर मैं इसके एक जो हमने एक यूनिट की बात करूं, एक यूनिट प्लस जो इंटरलेयर स्पेस है उसकी बात करूं, तो दैट इज 10 एंगस्ट्रॉम। ये 10 एंगस्ट्रॉम मेजर होता है इससे, इसके बेस से टू जब इसका बेस दोबारा शुरू होगा दूसरी यूनिट में, दिस इज 10 एंगस्ट्रॉम। उस मोंटमोरिलोनाइट में 9.6 एंगस्ट्रॉम था, उसमें मैंने यहां से लेके यहां तक दिखा दिया था, राइट, 9.6 एंगस्ट्रॉम, बट इट इज एक्चुअली फ्रॉम इधर टू इधर, राइट। उसमें मैंने यहां तक इसलिए दिखा दिया था क्योंकि काउलिनाइट में जो हमने पढ़ा था ना वो हमने यहां तक ही पढ़ा था जो 7 एंगस्ट्रॉम है, मतलब एक यूनिट का ही पढ़ा था हमने 7 एंगस्ट्रॉम। तो क्योंकि काउलिनाइट में तो वो एक का ही होता है 7 एंगस्ट्रॉम, राइट। ये अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है, क्योंकि काउलिनाइट में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है तो कोई इंटरलेयर स्पेस होती नहीं है उसमें, काउलिनाइट में जरूरत नहीं पड़ती किसी इंटरलेयर स्पेस की।
तो वो 7 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर वो उसको इसलिए हम उतने शो कर देते हैं 7 एंगस्ट्रॉम। फिर 9.6 एंगस्ट्रॉम इधर से लेके इधर तक माउंट मोनाइट का, जब वो ड्राई है तो, राइट। 10 एंगस्ट्रॉम इलाइट का इधर से लेके इधर तक। इसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज है ना, इसमें आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। नहीं, आप अगर याद किसी वैल्यू को रखना ही है तो टोटल थिकनेस ऑफ लेयर बन गया ना, उसको याद रखिए। क्या वो 52 to 2000 नैनोमीटर बनी है इन केस ऑफ कॉलिनाइट। इन केस ऑफ मोंटमोनाइट वो बनी है 3 नैनोमीटर, और इलाइट के केस में वो बनी है 30 नैनोमीटर। इस बात को आप याद रखिए। इसका कितने कहां से लेके कहां तक होता है, कितना होता है एंगस्ट्रॉम में, ये बस आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन दे दी। इसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। जो ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है वो सिर्फ इस थिकनेस कितनी होती है लेयर की, उसको याद रखने की आपको जरूरत है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो इलाइट की प्रॉपर्टी है, दोज आर फाउंड इंटरमीडिएट। जो ऑक्टाहेड्रल शीट्स हैं गिब्साइट वाली, उसमें बहुत कम होती है। इसमें जो आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत कम आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है गिब्साइट शीट में। ज्यादा जो इसकी आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन है वो सिलिका टेट्राहेड्रल में ही देखने को मिलती है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 25%। और वो जैसे मैंने आपको बताया पोटेशियम आयन से बैलेंस हो जाती है। अब ये भी एक सवाल बनता है कि यहां पे पोटेशियम आयन ही क्यों आया। क्योंकि आपको याद होगा जब हमने सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि वो एक दूसरे के साथ ऐसे कंबाइन होते हैं कि एक हेक्सागोनल वॉइड्स बीच में क्रिएट हो जाते हैं। अब जो ये पोटेशियम आयन है, इसका राइट साइज है टू फिट इनटू हेक्सागोनल वॉइड्स जो सिलिका टेट्राहेड्रल शीट्स में बन गए थे। सिलिका टेट्राहेड्रल का ही तो सिलिकॉन आयन एल्यूमिनियम आयन से रिप्लेस हो रहा है, और सिलिका टेट्राहेड्रल के बीच में ही हेक्सागोनल वॉइड्स बन गए, खाली जगह बन गई, खाली जगह है। उसमें फिट होने के लिए पोटेशियम का साइज राइट साइज है, इट हैज राइट साइज टू फिट इनटू दोज हेक्सागोनल वॉइड्स। इसीलिए पोटेशियम यहां पे देखने को मिलता है, और पोटेशियम की बॉन्डिंग देखने को मिलती है हमको, राइट। सो विद दिस वी कवर आवर क्ले मिनरल्स। अब इससे आगे हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।